नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए करें खबरों की शुरुआत। 2500 दिन पूरे होने पर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने कहा कि जब सरकार बनी तब भ्रष्टाचार चरम पर था। पहले की सरकार में भाई भतीजावाद सरकार पर हावी था। सीएम ने कहा कि लगातार जनसेवा के लिए काम किया जा रहा है। लोक कल्याण की योजनाएं प्रदेश में लागू की जा रही हैं। नवनिर्माण की बुलंद इमारत खड़ी की गई। सीएम ने कहा, पहले राइट टू करप्शन की प्रथा चलती थी, हमने राइट टू सर्विस की शुरुआत की है। इसी के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर काम किया। सीएम ने कहा, सिस्टम को बदलने का प्रयास लगातार जारी। पोर्टल के जरिए अधिकारियों के काम की निगरानी होगी। तय डेडलाइन पर काम पूरा होने न होने पर कार्रवाई की जाएगी। गांव की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम ने कहा, हर गांव में स्कूल, पार्क और तालाब बनाने का काम जारी। जनता को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया। सीएम ने कहा, 7 साल पहले नियुक्तियों की लिस्ट सीएम तय करते थे। उस वक्त योग्यता के आधार पर नौकरियां नहीं मिलती थी। सिफारिशों और ऑफर हमें भी मिलते हैं। सीएम ने कहा कि आईटी के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश की गई। सीएम विंडो 8.75 लाख शिकायतों की उन्होंने जिक्र किया और साथ ही उन्होंने बताया कि काफी शिकायतों का समाधान किया गया। सीएम ने कहा, 547 सेवाएं, सरल पोर्टल और सीएम राशन वितरण की सेवा ऑनलाइन की गई है। वन नेशन वन कार्ड योजना से गरीबों को लाभ मिला। सीएम ने कहा, बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। कृषि कानूनों के लाभ के खिलाफ भ्रम फैलाया गया। सीएम ने कहा कि जहां मंडियां बंद होने की अफवाह फैलाई गई, उन्होंने कहा कि मंडियां बंद करनी होती तो नई मंडी क्यों खोलते। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के जरिए फसलों की स्मगलिंग पर रोक लगेगी। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत की पैराशूटर अवनी लेखरा ने इतिहास रचा। अवनी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड पर निशाना साधा। अवनी ने कुल 249.06 का स्कोर बनाया और इसमें अपनी जीत दर्ज की। पैराशूटर अवनी लेखरा की जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वास्तव में भारतीय खेलों के लिए विशेष क्षण। पैराशूटर अवनी लेखरा की जीत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बधाई दी। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, एक और बेटी ने भारत को गौरवान्वित किया। टोक्यो पैरालंपिक्स में बहादुरगढ़ के योगेश कठुनिया ने देश की चांदी कराई, जिन्होंने पुरुषों के डिस्कस थ्रो इवेंट के फाइनल में अपनी शानदार जीत दर्ज की। योगेश कठुनिया ने F56 कैटेगरी में भारत के लिए सिल्वर जीता। 8 साल की उम्र में लकवाग्रस्त होने के बाद काफी संघर्ष के बाद उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया। बहादुरगढ़ में योगेश कठुनिया के घर में जश्न का माहौल। जैसे ही परिवार वालों को पता चला योगेश ने सिल्वर जीता, घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा एथलीट योगेश कठुनिया को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, योगेश कठुनिया ने प्रदर्शन अच्छा किया। पैरा एथलीट योगेश कठुनिया की जीत के पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बधाई दी। उन्होंने लिखा, आपकी प्रेरक उपलब्धियों पर देश को गर्व। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के खाते में एक और मेडल आ गया है। पैरा एथलीट निशात कुमार ने पुरुषों के हाई जंप के मुकाबले में रजत पदक जीता है। निशात कुमार ने पहली कोशिश में 2.02 मीटर की जंप की थी। दूसरे प्रयास में 2.06 मीटर की जंप की। पीएम मोदी ने एथलीट निशात को ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने लिखा, काफी प्रसन्न हूं, निशात ने पुरुष हाई जंप T47 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झझारिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता। राजस्थान के चुरू जिले के देवेंद्र झझारिया ने इससे पहले रियो ओलंपिक का 2016 में गोल्ड मेडल जीता था और इसके नाम से भारत की और पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। टोक्यो पैरालंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। सुंदर ने 64.01 मीटर दूर भाला फेंककर जीत दर्ज की।
ओलंपिक गोल्ड विजेता गोल्डन बॉय का पानीपत के गांव पसीना खुद पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का स्वागत करने विशेष तौर पर पहुंचे। नीरज चोपड़ा ने कहा, खिलाड़ी को सम्मान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी मोटिवेशन के लिए ये ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ साथ खिलाड़ी को ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है। नीरज चोपड़ा ने हरियाणा सरकार को धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार खेलों को अधिक महत्व दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में युवा जेवलिन थ्रो का खेल समझ रहे हैं और आने वाले वक्त में इसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मथुरा में हर चौक चौराहे को सजाया गया है। मंदिर के पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया। कुरुक्षेत्र में सांसद नायब सैनी ने कहा कि किसानों के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश का माहौल खराब कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की सरकार नहीं सुन रही है, एमएसपी के नाम पर लूट हो रही है। टिकैत ने कहा, करनाल के एसडीएम आईएएस अधिकारी तालिबानी अधिकारी हैं। अब ऐसे अधिकारी की हरियाणा में नहीं, नक्सली इलाकों में पोस्टिंग होनी चाहिए। चंडीगढ़ में 25 सितंबर से धान की खरीद होनी शुरू हो गई है। धान की खरीद के लिए 199 मंडियां नोटिफाइड हैं। धान की खरीद के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया और वहीं मक्का और बाजरे की खरीद के लिए मंडियां भी नोटिफाइड की गई। कृषि अधिग्रहण बिल को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भूमि पोर्टल के जरिए सरकार ने अब तक 850 एकड़ भूमि पर अधिग्रहण किया। गुरुग्राम के सौंदर्यीकरण के लिए अब निगम ने एक्शन प्लान तैयार किया है। जल्दी चंडीगढ़ की सुखना लेक की तर्ज पर गुरुग्राम में जोहड़ों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। निगम ने अभी तक गुरुग्राम में 4 तालाब चिन्हित किए हैं जिनका सौंदर्यीकरण किया जाना है। मेयर मधु आजाद ने बताया कि निगम का उद्देश्य है कि गुरुग्राम को टूरिस्ट प्लेस में डेवलप किया जाए और उसके साथ साथ जल संरक्षण को देखते हुए तमाम तालाबों को सौंदर्यीकरण करना चाहिए। इसके लिए निगम के हाउस की बैठक में पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया और इसके बाद सुखराली और बसई के तालाब के सौंदर्यीकरण की शुरुआत की गई। करनाल में कर्ण लेक स्टेडियम में खेलो हरियाणा प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया में हरियाणा को मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। प्रदेश के 6 जिलों में करीब 10,000 खिलाड़ियों के लिए खेलो हरियाणा का आयोजन किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए स्टेडियम में हर सुविधा प्रदान की जा रही है। गुरुग्राम में जीएमडीए और नगर निगम में तालमेल नहीं हो रहा है। दोनों विभागों के आपसी टकराव से जनहित का काम अधर में। नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखकर पानी, सड़क और सीवर के अधिकार वापस मांगने की गुहार लगाई। मेयर मधु आजाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि जीएमडीए में मेयर और पार्षदों की सुनवाई नहीं होती है। इसके साथ ही उन्होंने जीएमडीए के अधिकारी को लापरवाही बरतने का उन पर आरोप भी लगाया, जिसके चलते उनका कहना है कि फाइलें लंबित होती हैं। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 43,000 से ज्यादा केस। कुल मरीजों की संख्या 3,27,00,000 के पार। केरल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,265 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 153 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,831 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 126 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 29 नए केस सामने आए। एक दिन में 48 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 393 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए केस सामने आए। एक दिन में एक मरीज की मौत। प्रदेश में एक्टिव केस 657। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पीएम मोदी की निगरानी में टीकाकरण का अभियान चल रहा है। कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी सराहना करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में तेजी से टीकाकरण अभियान को बढ़ाया जा रहा है।
कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अंबाला के कई इलाकों में लगातार कोरोना सेफ्टी किट्स बांट रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निर्देश पर अंबाला शहर के सुलर गांव में कोरोना सेफ्टी किट्स घर घर बांटी जा रही हैं, जहां लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा को धन्यवाद दिया। कोरोना की पहली लहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा अंबाला के शहरी और ग्रामीण इलाकों को सैनिटाइज करवाना और घर घर से सैनिटाइजर की बोतल को वितरण करने की जो पहल है वो की गई। कोरोना की दूसरी लहर में भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में सैनिटाइजेशन के साथ कोरोना सेफ्टी किट्स घर घर बांटी गई। कोरोना भी संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और इसी को लेकर सिरसा के नागरिक स्थित स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का पिछले 2 दिन से ट्रायल जारी। इससे तैयार ऑक्सीजन के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद लाइन के माध्यम से वार्डों में प्लांट के ऑक्सीजन पहुंचना जल्द ही शुरू होगा। कैथल में चोरों का आतंक देखने को मिलता है, जहां चोरों ने एक रात में 6 दुकानों में चोरी की है। चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। बल्लभगढ़ से सटे सेक्टर 25 में ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया। कंपनी के सामने नाले में गिरने से उसकी मौत हुई है। मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में भिजवाया गया। फतेहाबाद के भुना इलाके में संतुलन बिगड़ने से एक कार भाखड़ा नहर में जा गिरी और इस हादसे में 4 साल की बच्ची समेत एक महिला की मौत। हादसे के बाद बच्ची का शव नहर से बरामद किया गया, लेकिन महिला का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। बहादुरगढ़ में ट्रेन के आगे कूदकर हत्या करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जीआरपी के मुताबिक देर रात करीब 10 बजे असोदा रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने कालिंदी एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना ट्रेन के ड्राइवर जीआरपी को उन्होंने जल्द दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मृतक की शिनाख्त की। शिनाख्त में पता चला मृतक सोनीपत के बरौना गांव का निवासी है, जिसका नाम राधेश्याम है। वो शाम करीब 5 बजे अपने घर से निकला था। निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत ने कहा कि जो लोग जनता द्वारा चुनकर आए हैं, प्रतिनिधियों की गाड़ियों को तोड़ते हैं, उपद्रव करते हैं, वो किसी भी सूरत में किसान नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे नेता हैं जो किसानों का भी भला करते हैं और जवानों का भी। पलवल में दुष्कर्म और जानलेवा हमले करने के मामले में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम के साथ मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और बचाव में गले और पैर पर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है आरोपी के अन्य साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार, मारपीट, दुष्कर्म और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज है। पुलिस टीम जैसे ही आरोपी के घर पहुंची, घर वालों ने पुलिस को देखते ही गाली गलौज शुरू कर दी। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव निवासी किसान के 12 वर्षीय बेटे तनिष की यमुना खादर की में सर पर वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक बच्चा गुरुवार की शाम करीब 5:30 बजे घर से साइकिल चलाने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। रोहतक में विजयनगर में ट्रिपल मर्डर के मामले में चौथी घायल लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लड़की की गर्दन में गोली लगी थी। प्रॉपर्टी डीलर पत्नी और सास की गोली मारकर हत्या। पलवल में शादी का झांसा देकर 26 वर्षीय महिला का 4 वर्ष तक दुष्कर्म किया गया। महिला ने के गर्भवती होने पर आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी के परिवार ने उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। कैंप थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 4 नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पानीपत के संत रोड पर किन्नर की स्कूटी गाड़ी से टकराने पर झगड़ा हुआ। किन्नर ने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग की पिटाई कर दी। गुरुग्राम के बादशाहपुर में 9 दुकानों में चोरी के मामले सामने आए। थाने में 20 मीटर की दूरी पर दिया वारदात को अंजाम। 2 रेस्टोरेंट, मोबाइल शॉप को बनाया निशाना। बेकरी शॉप में भी चोरों की वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी में कैद। गुरुग्राम रोड
पर स्थित पाली चौकी के पास रेड क्रॉस द्वारा वाहनों की पार्किंग के लिए दी जाने वाली जमीन पर विवाद हुआ है। गांव पाली के लोगों ने पार्किंग को अवैध बताते हुए पार्किंग मालिक पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पार्किंग स्थल पर जाकर विरोध शुरू कर दिया। पाली क्रशर जोन के प्रधान का कहना है कि जमीन उनके पांव में है। पंचायत और नगर निगम के बीच इस जमीन को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा है। रोहतक के पीजीआई में महिला पुलिसकर्मी की दबंगई का मामला सामने आया, जहां वार्ड 5 में इलाज के दौरान हुई कहासुनी के बाद महिला पुलिसकर्मी ने एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में एक मरीज का इलाज करवाने के लिए पहुंची थी, लेकिन जब डॉक्टर्स ने महिला पुलिसकर्मी को वार्ड से बाहर जाने को कहा, दोनों के बीच कहासुनी हो गई। डॉक्टर ने काम करने से मना कर दिया और कहा कि जब तक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी तब तक डॉक्टर्स काम पर नहीं जाएंगे। पृथला क्षेत्र के गांव सोतई के सरपंच पर करोड़ों रुपए गबन का आरोप लगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है गांव में निवर्तमान सरपंच ने करीब 21 करोड़ का घोटाला किया है। किसान के नाम पर गांव में कुछ भी नहीं हुआ। पृथला विधानसभा के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा कहते हैं कि जब सरपंच ने ये घोटाला किया था तो उन्होंने इस मामले में अधिकारियों से लगातार संपर्क भी साधा था, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। टेकचंद शर्मा की माने तो अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत है। गांव के पूर्व सरपंच सुभाष शर्मा की माने तो उनके सरपंच ने विकास कार्यों के नाम पर लगभग 20 करोड़ 48 लाख रुपए का घोटाला किया। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों की पुलिस के लिए सरदर्द बने एक शॉप शूटर को झज्जर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार रवि अपराधी किस्म का युवक और काला जेठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद रवि उर्फ भोला ने करीब 9 महीने पहले युवक की हत्या की बात कबूल की। 3 दिन के रिमांड के दौरान उसकी हत्या में उपयोग की गई पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। गुरुग्राम के मानेसर में एक कार में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 1 में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने के दौरान कोई कार में मौजूद नहीं था, जिससे किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। देश के पहले अर्जुन अवॉर्डी रेसलिंग पहलवान और वर्तमान में फतेहाबाद में डीएसपी के पद पर कार्यरत गीतिका जाखड़ पर उनके चाचा ने मारपीट का आरोप लगाया। चाचा प्रकाश वीर सिंह ने अगोहा थाने में शिकायत दर्ज की है। डीएसपी गीतिका जाखड़ भट्टूकला में तैनात नायब तहसीलदार बलराम जाखड़, उनके पिता सत्यवीर और अन्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। प्रकाश वीर के अनुसार सभी आरोपी फतेहाबाद पुलिस की सरकारी गाड़ी में आए थे और घर में हमला किया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इस मामले की अग्रोहा पुलिस को शिकायत कर दी गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में 12 वर्षीय बच्चे की हत्या की गुत्थी को डीएलएफ क्राइम ब्रांच और थाना पल्ला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने बताया आरोपी रामकिशोर उम्र 24 साल और उसका 12 वर्षीय नाबालिग साथी नदी किनारे मछली देखने के लिए पहुंचे थे। वहीं मृतक बच्चा भी घूमने के लिए पहुंचा था, जिससे किसी बात को लेकर रामकिशोर ने गाली दे दी और इस बात को लेकर वहां उस बच्चे की हत्या कर दी गई। पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए गैस के लिए की ज़्यादा कीमतें अब उन्हें चुकानी पड़ रही हैं। दिल्ली में अब सीएनजी 45.20 यानी कि 45 रुपये 20 पैसे प्रति किलो मिलेगी। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए पीएनजी के दामों में भी इजाफा हुआ। अब तीनों शहरों में 30 रुपये 86 पैसे के हिसाब से ये मिलेगी।